नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 28 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज है, जिनका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लगा दिया जा रहा है। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले असम ट्रिब्यून से ये न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग बिजुली महोत्सव। बिजुली देखो, हिंदी का वर्ड है बिजली, पता है ना। तो अब एसएमईज में इसको बिजुली बोला जाता है, राइट। तो बिजुली महोत्सव अक्रॉस द स्टेट सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। सवाल होता है दैट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। देखो, रूरल रीजन के जो लोग हैं ना, उन्हें बहुत समय मेन स्ट्रीम मीडिया से इंक्लूडेड वो लोग नहीं होते हैं। उन्हें मीडिया में क्या चल रहा है उनके बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता, राइट। तो इसीलिए उन रूरल्स लोगों को जितने सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम हैं, जैसे प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, वैसे ही प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा। इनसे पूरा रूरल रीजन में अगर ये योजना हो गया ना, तो ऑफकोर्स उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है प्रॉपरली हो सकती है। तो अगेन लोगों को जानना पड़ेगा ना जी, क्योंकि ये क्या है, एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी का ही आउटरूट है। और डेमोक्रेसी हम लोग क्या पता है दैट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो अगेन अल्टीमेटली अगर इफ पीपल विल नॉट नो, देन हाउ कम विल दे टेक द बेनिफिट ऑफ दीज ऑल गवर्नमेंटल स्कीम्स, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिजुली महोत्सव। नेक्स्ट, हैंडलूम। हैंडलूम से यह न्यूज़ रिलेटेड है। एक्चुअली एक आर्टिकल था जहाँ पे बतलाया गया था दैट कुछ लोगों को साड़ीज से बेसिकली, देखो चादर मेखला होता है ना, तो चादर मेखला को पकड़ा गया। अराउंड 2000 पीसेज ऑफ चादर मेखला को कुछ पुलिस ने पकड़ा है, और उनके पास कोई रसीद नहीं था उसके पास साथ, राइट। तो इसीलिए एक आर्टिकल आया था और उसी के अंडर ये एक्ट के बारे में वर्णन किया गया था, जिसका नाम है हैंडलूम रिजर्वेशन एंड आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1985। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जितने ये जो है ना, क्या बोलते हैं, चादर मेखला, तो वो इस एक्ट के अंडर आते हैं, राइट। और अभी जो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है, तो वो इस कानून को वायलेट कर रहे थे। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इन कानून के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखो, पहले तो हैंडलूम के बारे में जानते हैं। हैंडलूम का मतलब क्या होता है, कोई भी लूम विच इज अदर देन पावर लूम। अब देखो, ये वाला डेफिनेशन जो पहले था ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेफिनेशन था, जिसको बाद में 2012 में थोड़ा ज़्यादा लेवरेज दिया गया और नया डेफिनेशन लाया गया। नए डेफिनेशन में क्या बोला गया, हैंडलूम का डेफिनेशन, उसमें बोला गया that देखो भाई, कोई भी लूम विच इज़ अदर देन पावर लूम तो है ही, ये वाला तो फैक्टर है ही, बट साथ ही साथ अगर वो वाला लूम इंक्लूड करता है कोई भी हाइब्रिड लूम, जिसमें पावर लूम प्लस हैंडलूम दोनों वाला काम अगर कोई कपड़ा में होता है ना, तो उसको भी हम लोग हैंडलूम कंसीडर करेंगे, जिसमें एटलीस्ट एक प्रोसेस ऑफ वीविंग जो है ना, वो रिक्वायर करे मैनुअल इंटरवेंशन। समझ रहे हो बात? तो दिस इज व्हाट हैंडलूम इज, राइट। नाउ सवाल होता है सिग्निफिकेंस क्या है हैंडलूम सेक्टर का भाई। देखो, हैंडलूम सेक्टर जो है ना, वो डिपिक्ट करता है नेशंस ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज। जी हाँ, हमारे देश का जो ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज है ना। अगेन, पहले हम लोग क्या, पहले कोई पावर लूम रहता था नहीं ना, तो हमारी जो साड़ीज जो बनती थी कैसे, हैंडलूम से ही तो बनती थी। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल इन द कंट्री। द टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम सेक्टर्स इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी। एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यही है। इनफैक्ट ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि अराउंड 70% जो वीवर्स है ना, वो वुमेन है। इनफैक्ट 4th ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस 2019-2020 को जो रिलीज किया गया था, उसमें पाया गया था वीविंग एंड अलाइड एक्टिविटी से अराउंड 31.45 लाख हाउस होल्ड जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट स्पेस जो है, इट हैज़ बीन इंडोर्सिंग इंडिया सॉफ्ट पावर आउटसाइड इंडिया एज वेल। क्योंकि आप बहुत समय देखे होंगे, जैसे जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में उतरे थे, याद है, फ्लाइट से, तो तब उन्होंने सारी डिप्लोमेसी किया था बाद में, राइट, जिसमें नवाज शरीफ जी के मदर को साड़ी भेजा गया था, यहाँ से गया था ना। वैसे ही दुनिया भर में ये सारी डिप्लोमेसी किया जाता है, राइट। वैसे ही खादी डिप्लोमेसी भी। तो अगेन ये सब कुछ ऐसे सेक्टर है जो कि डिप्लोमेटिक एलिमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। देख लेते हैं थोड़ा नेशनल हैंडलूम डे के बारे में, उसके बैकग्राउंड। एक्चुअली देखिए, नेशनल हैंडलूम डे जो है, ये एक
मेजर सिंबल है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि अगस्त 7 जब नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है ना, वो पता है किस लिए कॉमेमोरेट किया जाता है? स्वदेशी मूवमेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसी दिन 1905 में बाल गंगाधर तिलक जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से स्वदेशी मूवमेंट को छेड़ा गया था, जिसका मेन एम क्या था? दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फिर से रिवाइव करना है और डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हमारा पहले बनता था जैसे हैंडलूम्स, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को रिवाइव करना है। विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट ने बहुत ही तगड़ा गेन स्ट्रेंथ किया था। इसलिए तो 1905 अगस्त 7 को फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया गया था इस मूवमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। कहां से किया गया था? कैलकाटा टाउन हॉल से, जिससे मेन प्रण लिया गया था दैट हम लोग बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को और रिलाई करेंगे इंडिया में बनाए हुए गए प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट, डिलिमिटेशन इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वो कौन कौन से हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू किया है नोटिस विद द प्ली, जिससे सीख किया जा रहा है दैट क्या हम लोग नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर में ये कर सकते हैं। देखो, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है ना, उसका सेक्शन 8A में अगर देख लीजिएगा, क्लियरली लिखा हुआ है प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 4 स्टेट्स के लिए, जो क्या है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। याद रहेगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे करके याद रखो, ठीक है? क्योंकि ये सिंपल आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यू नेवर नो यार। ये क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। भैया कहाँ का टफ क्वेश्चन है यार? क्लियरली बताया गया है दैट सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह क्लियरली मेंशन किया गया है ना। सवाल होता है डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन का मतलब होता है दैट हम लोग जैसे सोचो ये असम है, राइट? अब असम में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है ना जी असम, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का बॉर्डर क्या रहेगा, उसी को कहते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस, जिसमें फिक्स किया जाता है लिमिट ऑफ दीज बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। समझ लो बात ना। डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर करता है और इनका ऑर्डर जो है ना, इट हैव द फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि इनके ऑर्डर को चैलेंज भी तो आप नहीं कर सकते ना कोर्ट में। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया दैट हाँ भाई असम के इन रीजन्स को ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी, वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते दैट अरे भाई ये डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर देख लोगे तो आर्टिकल 82 देख लीजिएगा हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? उसमें बोला गया पार्लियामेंट इनैक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। बट क्या ये एवरी सेंसस होता है? नहीं, फ्रीज कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट इज आर्टिकल 170 बोलता है स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, राइट? नेक्स्ट, एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी। ऐसे देखो ये वाला जो है ना, मैंने कल ही आपको न्यूज़ में देख लिया था, बट आई थॉट दैट चलो कुछ और भी मटेरियल मिलेगा तो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बट चलो लेट्स सी। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट इज ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टाई किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से, जिसके थ्रू इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाएगा ऑफ सीवेज ऑफ नल्लाज, जो क्या सिटीज़ में एग्जिस्ट करता है। नल्ला पता है ना, नाला जिसको हम लोग बोलते हैं। नाउ दिस पायलट प्रोजेक्ट विल प्रिवेंट कोस्टल पोल्यूशन एज वेल। नाउ सवाल होता है एंट्री टेक्नोलॉजी करेगा क्या भैया? देखो, पहली बात तो ये सीवेज को ट्रीट करेगा, वो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में, है ना? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, और साथ ही साथ कोई अलग स्ट्रक्चर भी बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाएगा ना जी, वहीं पर जहाँ से ये ट्रीटमेंट निकल रही है ना, उसी रीजन में ट्रीटमेंट किया जाएगा। 7 स्टेज प्रोसेस है वेस्ट मैनेजमेंट का दैट यूजेस स्क्रीन्स, गेट्स, स्लिट ट्रैप्स, कर्टेन्स, कोकोनट फाइबर फॉर फिल्ट्रेशन एज वेल। जी हाँ, देख लो, सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर के थ्रू ही ये सब किया जाएगा। एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी, इस टाइप के टेक्नोलॉजीज कभी भी अगर आते हैं तो उन टेक्नोलॉजीज को ध्यान से दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2022 के ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है? तो जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं इसको फोकस कीजिएगा यार, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाइट ओनियन, इसको जीआई टैग मिल गया है। कहाँ से? महाराष्ट्र से, राइट? तो जीआई टैग होता क्या है? ये प्राइमरीली एग्रीकल्चरल,
नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी दिया जाएगा जो क्या एक कोई पर्टिकुलर डिफरेंट टेरिटरी से उगाया जाता है। जैसे अगर हम लोग व्हाइट ऑनियन की बात करें तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? एब्सोल्युटली। क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ये क्योंकि अलीबाग महाराष्ट्र वाले रीजन से ही दिया गया? मतलब अगर इस व्हाइट ऑनियन को आप यहाँ से उगा रहे हो ना तो ही आपको इसके ज़्यादा दाम मिलेंगे। ऐसा नहीं दैट आप ये अगर व्हाइट ऑनियन अगर आप उगा रहे हो छत्तीसगढ़ में तो उसका आपको कीमत मिलेगा इसके तरह। ना 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 ना। क्यों? क्योंकि जीआई टैग होता ही है। जैसे सोच लीजिए ना, जैसे दार्जिलिंग टी सुना है आपने? अब दार्जिलिंग में जो टी होता है, क्या हम वो टी को वेस्टर्न घाट में नहीं उगा सकते हैं क्या? बिल्कुल उगा सकते हैं, बट आप जो बेचिएगा ना उसको दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच पाइएगा। समझ रहे हो बात? तो ये होता है जीआई टैग का महत्व। जीआई टैग अगर आप भी चाहे तो 10 साल के लिए पा सकते हैं, बट अगेन उसके लिए एक सरकार की कमेटी बैठती है, वो इसको मैनिपुलेट करके देखती। ऐसा नहीं कुछ भी बना दो उसको जीआई टैग मिल जाएगा। ना 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 ना, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को इंडिकेट करना होना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 years ईच। इंडिया में अगर देख लोगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर किया जाता है फ्रॉम Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act of 1999, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये न्यूज़ था मोढेरा सन टेम्पल के बारे में, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को इस मोढेरा सन टेम्पल के थीम में डेवलप करेंगे। मोढेरा सन टेम्पल देखो ये वाला है मोढेरा सन टेम्पल, क्लियर है। अब ये सन टेम्पल है जो कि एक हिंदू टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू सोलर डिटी सूर्य जी को, ठीक है। नाउ लोकेट है ये गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम है मोढेरा विलेज, राइट। इसीलिए इसको मोढेरा सन टेम्पल भी कहा जाता है। ये सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर पशुपावती। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दैट ये जो स्ट्रक्चर है ये किस रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है, राइट। एक बार आ गया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट सम अजंता केव्स, यस 2019 को शायद, राइट। अजंता 19 को क्या 20 को बोला गया था अजंता केव के सामने से कौन सी रिवर बहती है। तो अगर कल को ये वाला आ गया सन टेम्पल के बारे में तो आप बोल तो सकते हो ना दैट हाँ पशुपावती रिवर के आजू बाजू से बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट वॉज बिल्ट आफ्टर दिस टाइम पीरियड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ भीमा I, जो क्या सोलंकी डायनेस्टी के थे। और नो वर्शिप इज ऑफर्ड नाउ एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी ऐसा इस पर कोई वर्शिप ऐसा नहीं किया जाता है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का 3 कॉम्पोनेंट है जिसमें गुधा मंडपा, सभा मंडपा और कुंडा, है ना। गुभा मंडपा जो है ये श्राइन का हॉल है, सभा मंडपा ये असेंबली हॉल है और कुंडा ये रिजर्वायर है जो कि आप देख रहे हैं ये वाला रिजर्वायर, ठीक है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है। नेक्स्ट इज जोहार ग्रीटिंग्स। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारी 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। आप एक छोटा सा सवाल पूछूं, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ये बतला दो तो। ये 2nd लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। एनीवेज ही हैज़ एज्यूम्ड ऑफिस ऑन मंडे एंड इन्होंने जोहार ग्रीटिंग किया। जोहार ग्रीटिंग एक्चुअली में होता क्या है, देखो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है ना, जो क्या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन रीजन से बिलोंग करती है, तो वो लोग बोलती है जैसे हम लोग बोलते हैं ना नमस्ते, तो ये लोग बोलती है जोहार। समझ रहे हो, हम लोग नमस्ते बोलते हैं तो ये लोग बोलते हैं जोहार। तो जोहार हुआ क्या, इट इज़ अ काइंड, इट इज़ अ सिम्बॉलिज्म जिसके थ्रू रिस्पेक्ट पे किया जाता है ना। और ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ कोर्स हम सबको पता है नेचुरल लवर्स होती है, राइट। और उनका जो रिलीजियस कोड है ना वो सरना रिलीजियस कोड है जो कि एक्चुअली में ऐसा कोई ऑफिशियल इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, बट यस इट इज़ डज फॉलोड। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से ही न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट जो कि ई-कॉमर्स के ऊपर आया गया है। GS3 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। इश्यूज़ क्या क्या है इस रिपोर्ट में, देखो इसमें बोला गया है इस रिपोर्ट में दैट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका मोनोपोली है मार्केट में, जैसे अमेजॉन, जैसे फ्लिपकार्ट, है ना। देयर इज लैक ऑफ प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी, दैट इज इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कुछ सेलर्स को प्रमोट किया जाता है ना। मतलब उनको जैसे मैं एक छोटा सा सेलर हूँ, सोचो मैंने कल ही इंक्लूड हुआ है अमेजॉन प्लेटफॉर्म में, और आप एक बहुत बड़े सेलर हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अमेजॉन प्रमोट करेगी, मुझे नहीं प्रमोट करेगी। तो वो हो गया है दैट
प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स। डीप डिस्काउंटिंग प्रोवाइड करती है, सीधा आप देखिएगा एकदम 82% डिस्काउंट। आप छोटा में कोई छोटा वाला दुकान में जाइए तो दिखेगा आपको, वो लोग बोलेगा ना ना भैया ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही डिस्काउंट दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं डिस्काउंट दे पाएंगे। बट वहाँ पे देखिएगा 82%, 85, कहीं कहीं तो 90% डिस्काउंट। अरे भैया, है ना, इतना परसेंट डिस्काउंट देके ना लोग चले जाते हैं वहाँ पे खरीदने के लिए। अब एक्चुअली वो कुछ डिस्काउंट नहीं है, वो आपका उल्लू बनाया जा रहा है वो, ठीक है, उतना ही रुपया है। से फॉर एग्जाम्पल वो 250 रुपये का है ना, उसको कर देगा 2000 रुपया, और 2000 रुपये को काट के दिखा देगा हाँ इतना % डिस्काउंट। आप भी खुश, अरे भैया इतना % डिस्काउंट, ले भागो इसी को खरीदो, है ना। तब देखो ये क्या होता है ना, इंसान उल्लू बन जाता है ना, दैट अरे भाई ये नॉर्मल दुकान में तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलता है 5% डिस्काउंट, और यहाँ पे देख रहे हैं इतना इतना बड़ा बड़ा % डिस्काउंट। देयर इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट सर्च रैंकिंग भी है, एंड देयर इज अ ह्यूज मिसयूज ऑफ डेटा जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। सवाल होता है कुछ कुछ रिकमेंडेशंस अगर हम लोग देख ले तो क्या क्या है। अगेन बोला जा रहा है दैट क्यों ना फॉर्मुलेट एक पॉलिसी किया जाए जिसके तहत मार्केट प्लेस को प्रॉपरली डिफाइन किया जाए और ई कॉमर्स के जो सेक्टर जो अनरेगुलेटेड है उसको रेगुलेट किया जाए। इट रिकमेंड दैट मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटीज शुड नॉट सेल गुड ऑफ देयर ओन। एक तो कल को सोचो अगर अमेजॉन अपना गुड को सेल करने लग गया तब क्या होगा भाई, तब तो ये नॉर्मल सेलर्स भी बर्बाद हो जाएंगे, वो अपने गुड्स को ही प्रमोट करेगा, राइट। तो वही बोला जा रहा है उनको बिल्कुल अलाउ मत कीजिए। नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स विद सेलर्स हु सेल ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब आप जैसे अमेजॉन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए इन सेलर्स के साथ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ अमेजॉन को आपको प्रोहिबिट करना पड़ेगा फ्रॉम लाइसेंसिंग देयर ब्रांड टू थर्ड पार्टी सेलर्स। मतलब सोचो अमेजॉन जैसा है, ठीक है, तो अमेजॉन अपने प्रोडक्ट्स तो अमेजॉन में नहीं बेच सकता, बट अमेजॉन ऐसा तो कर सकता है ना दैट ये दूसरा सेलर का प्लेटफॉर्म में वो चला जाएगा और अपना प्रोडक्ट बेचेगा और वो बोलेगा दैट देखो भाई हम आपसे पैक्ट कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम अपने प्लेटफॉर्म में प्रमोट कर देंगे, आप हमारे प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म में प्रमोट करो और बेचो, है ना। तो इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, इसीलिए तो इस टाइप के रेगुलेशंस लाने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है गेट कीपर एंटिटीज़ के बारे में। देखो आप कुछ कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होती हैं जिनको ग्रेटर स्क्रूटिनी की जरूरत होती है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो वही बोला गया क्यों ना इनको ऐसा कुछ स्ट्रिंजेंट सुपरविजन किया जाए। मैंडेटरीली इनको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑफ ऑल द ई कॉमर्स कंपनीज विद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। और यही एड्रेस भी करना चाहिए इनको लेवल प्लेइंग फील्ड अमंग ऑल द स्मॉल बिजनेसेस या फिर ई कॉमर्स जायंट के बीच में। साथ ही साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019, क्रिएट करना चाहिए डिजिटल मार्केट डिवीजन और टू ओवरकम द रेगुलेटरी गैप्स, राइट। देखो 2022 में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, राइट। सो इसीलिए बेसिकली आपको इसके बारे में पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस के गाइडलाइंस आए हैं टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड हु इज डिस्प्लेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। और ध्यान दीजिएगा ये पहला ऐसा ग्लोबल पॉलिसीज बन रहा है जिस टॉपिक को आप GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं ना। ये गाइडिंग प्रिंसिपल जो है ना वो इसलिए किया गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत समय चिल्ड्रन जो है एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। अब नॉर्मल एडल्ट्स भी करते हैं, चिल्ड्रंस भी करते हैं, बट वही है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिसको चिल्ड्रन को फोकस किया जा रहा है, जहां पर इंटरनल माइग्रेशन को तो फोकस किया जाएगा ही, बट साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन को भी फोकस किया जाएगा। और इसीलिए 9 प्रिंसिपल्स को लाया गया है। वो 9 प्रिंसिपल्स क्या क्या है? एक तो राइट बेस्ड अप्रोच, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन में वो डिसीजन होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए कोई भी रीजन के सरकार को, राइट। अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। फैमिली यूनिटी होना चाहिए, प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, नेशनलिटी अगर क्रॉस बॉर्डर के केस में हो, नेशनलिटी को चिल्ड्रन के केस में उतना ज़्यादा कंसर्न हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ है जिसको यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ना। ध्यान में रखिएगा ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, इसको लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, हर को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, राइट। एंड दे आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज ओनली। मतलब इसको अलग से जो ये प्रिंसिपल्स को बनाया नहीं गया है ना 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 ना, इसके लिए कोई अलग सा इंटरनेशनल लेजिस्लेशन नहीं लाया गया है। ऑलरेडी जो लेजिस्लेशन दुनिया भर में एग्जिस्ट कर रही है ना यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्हीं का कंपाइलेशंस बनाया गया है। समझ लो बात। नेक्स्ट, फ्रीबी कल्चर के बारे में बोला गया है। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को दैट आप फाइनेंशियल कमीशन से कंसल्ट कीजिए दैट क्या पॉसिबल है आने वाले समय में फ्रीबी कल्चर को रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, कोई भी स्टेट में
है ना, वहाँ पे बोलते हैं दैट हाँ मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो मैं सबको गाड़ी दूंगा, मैं सबको मोबाइल दूंगा, मैं सबको लैपटॉप दूंगा। अरे भाई आप देखो, आप सोचो, एक रीजन की सरकार ने अलाउ तो कर दिया, उसने बोल दिया दैट ठीक है मैं बच्चों को स्कूटी दूंगा। ठीक है, आप जो बच्चों को स्कूटी दोगे किसके पैसे से दोगे? आप क्या अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हो क्या? नहीं ना, आप किसका, अल्टीमेटली उस रीजन के लोगों का पैसा को दे रहे हो ना। और स्कूटी देना इज डैम टू ह्यूज मैन। आप खुद सोचो, मतलब स्कूटी, एक स्कूटी मिनिमम 50,000 का तो आता ही है। मतलब 50,000 रुपया खर्चा करना इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो एनीवेज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था यूनियन गवर्नमेंट को टू कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन ऑन वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो स्टैंड जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑन फ्रीबीज, वो क्या है वो जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है देखो भाई, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है जिससे हम तो नहीं रेगुलेट कर सकते हैं इस फ्रीबी कल्चर को, क्योंकि इसका जो रेगुलेटरी पॉलिसी है ना वो बिल्कुल एक तो प्रॉपरली मेंशन नहीं है, और पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है ना दैट पार्टी ये फ्रीवीज दे क्या नहीं, है ना। और बट पार्टीज जो है वो किन के पैसे को देती है? वहाँ के लोगों के पैसे को। और अभी रिसेंटली आपको पता हो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहीं पे एक भाषण दे रहे थे, तो वहाँ पे रेवड़ी कल्चर के बारे में उन्होंने बोला था। रेवड़ी कल्चर कौन सा कल्चर है? यही तो फ्री बीक वाला कल्चर है। तो कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए दैट रिसेंटली रेवड़ी कल्चर वाज इन न्यूज़, व्हाट इट इज रिलेटेड टू, तो हाँ इट इज रिलेटेड टू द फ्रीबीज विच इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ दैट रीजन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सच फ्रीबीज ऑन स्टेट बजट क्या क्या होता है? अगेन एक्सपेंडिचर साइड, रेवेन्यू साइड बिल्कुल मिसमैनेज हो जाता है ना। आप सोचो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू उस बेसिस पे नहीं आता है ना। क्योंकि अगेन आप सोचो ना, आप एक टैक्स पेयर हो, आपको दिख रहा है दैट अरे भाई ये तो फ्री भी दिया जा रहा है और इससे फ्री भी से मेरे को भी नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो कल को आप सोचो मैं टैक्स ही क्यों दूँ, छोड़ यार, है ना। एक तो ये है। दूसरा है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है ना दैट सोचो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर से एग्जांपल, है ना, आप मान लो BJP, राइट, ये एक बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और आपने अपना एक छोटा सा पार्टी खोल दिया, राइट। तो आप क्या कभी भी इससे कॉम्पीट कर पाओगे? नहीं, राइट, है ना, क्योंकि आपको पता है दैट ये जितो फ्रीबीज दे पाएंगी, आपका तो एक छोटा सा पार्टी बनाया आपने, 2-3 लोगों को जोड़कर बनाया है ना, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉमिस नहीं कर पाओगे फ्रीबीज के बारे में, जो कि ये प्रॉमिस कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल इनक्वालिटीज हमें देखने को मिलता है। अगेन आप एक टैक्स पेयर हो, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, बट आप देख रहे हो दैट फ्रीबीज नॉर्मल लोगों को दिया जाए, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। क्रिएट अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फ्रीबीज। जी हाँ, आज ये एक पार्टी दे रही है, कल को दूसरा पार्टी थोड़ा ज़्यादा फ्रीबी देगी, परसों को तीसरा पार्टी और भी ज़्यादा देगी, तो ये कहीं ना कहीं एक नेवर एंडिंग कल्चर क्रिएट कर देता है। चलो अब जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस में एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, बट सबसे पहले तो कल का एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति के बारे में, जिसका ऑप्शन था इंडोनेशिया। ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन था रिगार्डिंग CPGRAMS के बारे में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही थे, करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फाइबराइजेशन प्रोसेस के बारे में बोला गया, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी बिल्कुल सही थे, बट क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया ना, इसलिए नीदर 1 नॉर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। जिसमें करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा वो होगा ACD। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हुआ ना, दैट यहाँ पे देखो ACD 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 D, है ना, ACD 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 ACD। अब देखो यहाँ पे देखो ACC, है ना, देख रहे हो, यहाँ पे भी देखो C, लास्ट वाले ऑप्शन में देखो C। इन्होंने पता है कि C क्यों? क्योंकि इन्होंने ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्ली देखा नहीं है, दैट यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट पूछा हुआ था, है ना। तो ये चीज़ों को पढ़ो भाई थोड़ा, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जोहार के बारे में बताया गया है, दैट बताओ जोहार जो है किस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रिलेट करता है? हिली रीजन पीपल, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, पीपल ऑफ लक्षद्वीप, या फिर ट्राइबल पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the recent United Nations guideline to protect the children displaced by climate change। guidelines जो है वो कवर करती है internal as well as cross border migrants of children as well। principles do not create new legislation, new legal obligations, है ना। तो ये आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। next question is consider the following statement about delimitation under article 82 of the Indian Constitution। पार्लियामेंट जो है इनैक्ट करती है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। अच्छा,
Delimitation commission can be challenged before any court in case of manipulative delimitation by the commission. आपको बतलाना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. We will be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.